Hello friends, welcome back to the lecture of Economics Semester 6. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आज हमारा टॉपिक है ऑन टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी के ऊपर में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 था टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है फर्स्ट, दैट इज प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के ऊपर। यस, इंट्रोडक्शन। India has well-developed tax structure with clearly discriminated authority between central and state government bodies. तो इंडिया के पास वेल डेवलप्ड हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है विथ क्लियरली डिस्क्रिमिनेटेड अथॉरिटी। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब हो जाता है डिफरेंशिएट अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बॉडीज के बीच में। लाइक गवर्नेंस, the tax administration is also based on principle of separation, therefore well defined, demarcated between central and state government local bodies. Demarcated का मतलब है distinguish करना between the central and state government local bodies के बीच में। The tax structure जो present है इंडिया में वो काफी strong है and it follows the financial year को follow करता है। In the last 10 to 15 years में Indian taxation system has undergone tremendous reforms. Tremendous का मतलब है very great in amount में हमने reforms किए हैं। Tax levied by central government. Levied का मतलब है imposed. तो हमारा जो टैक्स था इम्पोज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला पॉइंट है उसमें टैक्स ऑन इनकम। टोटल 3 मेन पॉइंट्स हैं उसमें। पहला पॉइंट है टैक्स ऑन इनकम। सो इंडियन गवर्नमेंट ने लिवाइव यानी इम्पोज किए थे 2 टाइप ऑफ टैक्स ऑन इनकम पे। पहला है पर्सनल दैट इज इंडिविजुअल इनकम टैक्स एंड दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में। यस, हमारा इंडिविजुअल क्या है? इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल के ऊपर एंड उन्हें वो कलेक्ट भी करती है, बट दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी अमाउंट हमारे टैक्स से आती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। ओके, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बेस पे। तो जो भी अमाउंट हमारा इनकम टैक्स का आएगा वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, क्योंकि इसे हमारे फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। इनकम टैक्स इज नॉट लिवाइड ऑन ऑल द पर्सन। सभी इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पे करना नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट द पर्सन हु पोजेस द गुड इकोनॉमिक कंडीशन हैज टू पे इनकम टैक्स। तो वो पब्लिक, वो इंडिविजुअल जिसकी गुड इकोनॉमिक कंडीशन है और वो इनकम टैक्स पे कर सकता है, तो उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन टैक्स पेबल कैपेसिटी। आपकी टैक्स पेबल कैपेसिटी के ऊपर वो डिसाइड होता है। सो एज पर दिस स्टैंडर्ड सम पर्सन whose income is less than given exemption from tax। तो हमारे इनकम टैक्स पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, कुछ चार्ट्स बनाए गए थे कि अगर आपकी इनकम आपके उस स्टैंडर्ड में मैच होगी तो ही आपको अपना इनकम टैक्स पे करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एज पर दिस स्टैंडर्ड सम पर्सन हुज इनकम इज लेस देन गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो उन्हें अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के अगर उनकी इनकम नीचे है तो उन्हें एग्जम्प्ट है, टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट कैन बी चेंज, टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं। इनकम टैक्स इज कलेक्टेड एट प्रोग्रेसिव रेट पे। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी उसके हिसाब से आपको उतना कुछ परसेंटेज अपना इनकम टैक्स का देना है। टू गिव द एनकरेजमेंट टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट,
हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड आर डिडक्ट करते हैं उसमें से। इन 1950-51 में गवर्नमेंट ने रिसीव किया इनकम ऑफ 134 करोड़ थ्रू इनकम टैक्स, which increased to estimated 5,69 करोड़ in the budget 2019-20 के अंदर में। yes. तो यहाँ पे अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, मतलब कि टेबल बनाऊं, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि हमने क्या पे किया भाई, इनकम टैक्स कितने लोगों ने पे किया, तो 134 करोड़ ने इनकम टैक्स पे किया था। कौन से साल में? 1950-51 में, राइट। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 2019 एंड 20 की है, तो तब कितने लोगों ने पे किया? 5,69,000 करोड़ रुपीस पे हुआ था, राइट, इनकम टैक्स। तो इन 1951 में गवर्नमेंट ने रिसीव किया था इनकम ऑफ रुपीज 134 करोड़ का, एंड 1920 में 5,69,000 करोड़ रुपीस का। So in the budget of 1920, income up to 2.5 lakh is totally exempted है। It means that a person whose income is up to 2.5 lakhs annually hasn't paid any income tax। तो जो भी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उसे इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इनकम फ्रॉम 2.5 lakhs टू 5 lakhs के ऊपर आपको 5% टैक्स चार्ज लगेगा। फ्रॉम 5 lakh टू 10 lakhs चार्ज 20%, एंड इनकम मोर देन 10 lakhs है तो आपको ऊपर चार्ज 30% इनकम टैक्स लगेगा। सेकेंड पॉइंट में बोला है कि रिबेट ऑफ 12,500 विल बी अवेलेबल टू इफ द इनकम इज अप टू 5 lakhs। सो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। टैक्स फ्री लिमिट है फॉर सीनियर सिटीजन इज 3 लाख। नॉर्मल इंसान के लिए 2.5 लाख था, पर सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख था। सो एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सरचार्ज, द इनकम बिटवीन जिनकी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है उन्हें 39% टैक्स, एंड मोर दैट रुपीज 5 करोड़ हैज टू पे 42% टैक्स भी पे करना है। फिफ्थ पॉइंट में, पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम कहते हैं एनपीएस, विल गेट 60% अमाउंट उन्हें मिलेगा इन कैश में, एंड 40% अमाउंट इन एन्युटी प्लान में मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन्वेस्ट करते हैं इन टाइप 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में, एंड उन्हें वो क्लेम करना है अपने टैक्स बेनिफिट में अंडर सेक्शन 80C में। तो 80C में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। Now since last 2 decades there has been continuously decrease हुआ है in maximum marginal rate of income tax में, and because of higher income tax rate responsible है हमारे black money and tax evasion के लिए। yes, तो टैक्स इवेजन के बारे में बात हुई। इवेजन का मतलब होता है एक्सकेप करना कोई चीज को, टू द एक्शन ऑफ एक्सकेप समथिंग करना। तो सिंस लास्ट 2 decades से देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ इन मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स में, एंड बिकॉज ऑफ हायर इनकम टैक्स रेट इज रिस्पॉन्सिबल था हमारे ब्लैक मार्केटिंग एंड टैक्स एवेजन के लिए। नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट करेगा सेविंग करने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए। So before 1975 in India, the maximum rate of income tax जो था वो 97.25% था, जो डिक्रीज हो गया 30%, एंड बिकॉज ऑफ दिस टैक्स इवेजन डिक्रीज हुआ एंड टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यस, आई रिपीट अगेन, 1975 इन इंडिया द मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स जो था वो 97.25% था, जो आज डिक्रीज होके कितना हो गया? 30% हो गया। तो उसके वजह से अब कोई लोग छुपाते नहीं है, तो टैक्स इवेजन डिक्रीज हो गया और टैक्स की जो रेवेन्यू आनी थी वो इंक्रीज हो गई।
एट प्रेजेंट जनरली हम जो भी लोन टेकन करते हैं फॉर पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी के लिए या एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, स्पेशल एक्सपेंसेस ऑन डिसेबल्ड पर्सन्स पे, expenses behind medical treatment, interest paid on loan taken for further studies, ये सब क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं हमारे टैक्स में से। यस, तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो किसी ने अगर अपनी हाउस प्रॉपर्टी ली हो तो उस पे जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है वो अमाउंट माइनस होगी। स्पेशल एक्सपेंसेस जो आप करते हैं किसी डिसेबल्ड पर्सन के ऊपर पे तो वो माइनस होगा। एक्सपेंसेस बिहाइंड मेडिकल ट्रीटमेंट पे माइनस होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर फर्दर स्टडीज के लिए होगा तो भी उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, राइट, दैट इज टैक्स ऑन इनकम। तो टैक्स ऑन इनकम में फर्स्ट पार्ट था आपका पर्सनल इनकम टैक्स। अब हम बात करते हैं अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में। यस, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, the tax collected on net income of companies is called corporation tax। तो आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया ऑन नेट इनकम ऑफ कंपनी पे उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। और ये जो टैक्स है उसे इम्पोज करते हैं एट प्रोग्रेसिव रेट ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा टैक्स उसी के हिसाब से इम्पोज किया जाएगा। So this the tax is calculated on the amount, अब जो भी डिडक्ट करते हैं after the depreciation fund from the profit। Yes, so this tax is calculated on the amount। तो आप इसका जो कॉर्पोरेशन टैक्स का जो कैलकुलेशन करोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट विच इज डिडक्टेड आफ्टर द डेप्रिसिएशन फंड, मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन फंड उसमें से आप उसको माइनस करेंगे उसके बाद वो काउंट होगा। सो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज डिफरेंट फ्रॉम होम कंपनीज एंड फॉर फॉरेन कंपनीज। एट वन टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है वो काफी हाई है, बट फ्रॉम 1991 इट वाज रिड्यूस कॉन्स्टेंटली, हम उसको डिक्रीज करते आ रहे हैं। जनरली न्यू इंडस्ट्रीज गेट टैक्स एग्जम्पशन उन्हें मिल जाता है फॉर स्टार्टिंग के 5 years में। बिसाइड्स दैट गवर्नमेंट उन्हें क्या दे रही है, रिबेट इज गिवन इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीनरी में फॉर एवरी ईयर। Now, due to rapid development of industries made during the planning period in India, the corporation of corporate tax is remarkable था, and there is remarkable increase भी हुआ है हमारे corporate tax में after the implementation of new economic policy जो हमने frame करी in 1991 में। In 1991 में the corporate tax revenue था 4335 करोड़, मतलब 4335 करोड़। So there is an estimate of 7,66,000 crore of corporate tax revenue आपको मिलेगा in 1920 में। तो ये भी इंक्रीज हुआ कॉर्पोरेशन टैक्स। So many companies are escaping, भाग रही है from corporate tax by taking the advantage of tax deduction provisions से। So in the budget में 1996-1997 में हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को, दैट इज नोन एज व्हाट, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। आपको कितना पे करना पड़ेगा ऑन द कंपनीज हु वर एस्केपिंग। तो जो लोग भाग रही थी, जो लोग बंद कर रही थी, तो उन्हें बोला कि आप भी इतना मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे कर दो एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस। द कंपनी व्हिच वर असेस्ड अंडर द कंपनीज टैक्स मैट is calculated after the maximum tax deduction and 30% of its book profit। So it will be charged at 12% on book profit। So the rate of MAT is changed in every budget में, ये MAT change होता है। In the budget 2009-10 में the rate of MAT increased हो गया था 15% from 10% से। Following changes are been इन कॉर्पोरेट टैक्सेस में थे सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स से। पहला था 20% टैक्स इंस्टेड ऑफ 30% ऑन अमाउंट पेड एज फ्री ऑन टेक्निकल एंड रॉयल्टी टू फॉरेन कंपनीज को पे करना। चेंज इन मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में। थर्ड था आपने टैक्स को अबॉलिश कर दिया ऑन डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर से। जनरल टैक्स रेट 10% ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन द बजट 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन
ने डिस्क्राइब किया था 25% आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। उन्होंने ऐसा बोला था क्योंकि कंपनी हुज ईयरली टर्नओवर इज अबाउट 400 करोड़ देन दे कैन गेट दिस लो टैक्स रेट बेनिफिट, तो उन्हें लो टैक्स रेट बेनिफिट मिलना चाहिए। सो जब वो एड्रेस कर रहे थे फोर्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू रिव्यू द इकोनॉमिक ऑन द 20 सितंबर 19 में, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था स्लीव ऑफ मेजर्स विद एन एम, ताकि वो बूस्ट कर सके कॉर्पोरेट सेक्टर को एंड वो रिगेन कर सके ग्रोथ के मूवमेंट को भी। तो जैसे जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जब उन्होंने फोर्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये बताने के लिए कि 20 सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर जो थी निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया कि भाई स्लो ऑफ मेजर्स विद एन एम टू बूस्ट करना है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को एंड रिगेन करना है ग्रोथ के मोमेंटम को। सो द समरी ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाय एफएमआरएस अंडर थे। तो अब इसके अंदर में पहला पॉइंट है, ऐसे टोटल 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट में है रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज में। तो इसमें फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ सेक्शन 115 BAA। सो टैक्स रेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कंपनीज हैव बीन रिड्यूस हो गई थी टू 22%। इफेक्टिव रेट था 25.17%, इंक्लूड करते हैं हमारे सरचार्ज ऑफ 10% एंड सेस ऑफ 4% को। Subject to the condition, no tax holidays, incentive exemptions are availed थे। In addition, such companies could not be required नहीं होगा to pay the minimum alternative tax, that is MAT. B. Introduction of section 115 BAB, ये था BAA, ये है BAB. So domestic manufacturing companies, including Indian companies with foreign direct investment, ने incorporate किया on or after 1st October 2019 and shall be required to pay the corporate tax, वो पे करेंगे at the rate 15% पे। इफेक्टिव रेट था उस टाइम पे 17.16%, including surcharge and cess, and this is subject to the condition that no tax exemption incentive is availed and companies commences production before 31st March 2023। मैं फर्दर रीड कर रहा हूं, subject to the condition that कोई भी टैक्स, no tax exemption या incentive is availed हुआ है आपको and company commences production before 31st March 2023, तो such companies shall not be required to pay MAT, उन्हें फिर MAT पे करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट, tax rate for companies enjoying the benefit of tax holidays exemption period। So tax rate of companies, the first, companies not opting for concessional tax regime, mind, and availing the tax exemption incentives, small continue to pay tax at pre-amendment rate। So companies not opting, वो लोग नहीं opt कर रहे हैं कि उन्हें concession tax regime चाहिए, या availing the tax exemption, एक small continue होगा कि वो पे करे टैक्स जो भी उनका pre-amendment rate है, जो रेट फिक्स है उसमें वो पे करे। In order to provide relief of such companies rate, MAT has been reduced from existing 8.5 से वो 15% आ गया। B. However, such companies can opt for concession tax regime, that is 22% tax rate होगा after expiry of tax holiday exemption period। Option once exercised cannot be subsequently withdrawn नहीं होगी। थर्ड, बाई बैक टैक्स था। द बजट 2019 ने अनाउंसमेंट किया था ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ बाई बैक टैक्स, ताकि वो इंक्लूड कर सके बाई बैक को बाई लिस्टेड कंपनी से which has been grandfathered to the extent of shares of such listed companies which have already made a public announcement। उन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया था और बाईबैक का बिफोर जुलाई 5, 2019 में, and such shares would not be subject to buyback tax नहीं होगा। Fourth point, amendment in Schedule 7 of Companies Act 2013। स्कोप था हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, which has been expanded to include spending on, कि आप किस पे खर्चा कर रहे हो।
तो incubators funded by the central state government या any agency या कोई भी public sector undertaking हो of central का या कोई state government and making contribution to public funded at universities को IITs, national laboratories and autonomous bodies established under the auspices of ICAR, ICMR, CSIR, DAE, DRDO, DST, Minister of Electronics and Information Technology. ये सब engaged थे in conducting research in science, technology, engineering and medicine, which is aimed at promoting sustainable development goals, SDGs. Now we talk about the other measures. Enhance this surcharge इंट्रोड्यूस इन बजट ऑफ जुलाई 2019. तो आपने जो इनहांस किया था सरचार्ज, जो आपने इंट्रोड्यूस किया था बजट में ऑफ जुलाई 2019 में, विल नॉट अप्लाई ऑन कैपिटल गेन्स पे, वो अप्लाई नहीं होगा जो अराइज होता है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी में या और अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो लाइबल है फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए भी आपको इनहेंस करना पड़ेगा. आपके सरचार्ज को विल नॉट अप्लाई ऑन कैपिटल गेन्स पे नहीं अराइज होगा फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी या डेरिवेटिव इन हैंड्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI. राइट नाउ नेक्स्ट इज टैक्स ऑन वेल्थ. यस, टू डिक्रीज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम फ्रॉम वेल्थ. वेल्थ टैक्स, gift tax, capital gain tax, etc. So direct taxes आप collect करते हो. From 1958 wealth tax and from 1998 gift tax, ये सब abolished हो चुके थे. So the only capital gain tax is taken on wealth पे लिया जा सके. Now I talk about the capital gain tax के बारे में. The central government also levies टैक्स लगाया ऑन द कैपिटल गेन्स पे, दैट इज डिराइव्ड हुआ था फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स. द कैपिटल गेन जो था वो डिफरेंस है बिटवीन द मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द एसेट एंड प्राइस पेड फॉर इट, और उसके लिए आपको क्या प्राइस पे करना पड़ा. कैपिटल गेन ऑल्सो कंसिस्ट गेन दैट अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स पे. आपकी जो भी कैपिटल गेन है वो क्लासिफाई किया गया है इनटू शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म गेन्स के अंदर में. चलिए नाउ आई टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स. तो अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कस्टम ड्यूटी, सेकंड पॉइंट है एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी में 3 पार्ट है फर्दर. ओके, चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द कस्टम ड्यूटी के बारे में. तो कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम ड्यूटी इन इंडिया फॉल्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट ऑफ 1975. तो कस्टम ड्यूटी इंडिया में फॉल करता है कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट हुआ था 1975 में. कस्टम ड्यूटी जो था वो एक टैक्स लिवाइव किया गया था ऑन गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया से. इट इज इवेल्युएटेड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द गुड्स. तो आपने जो इवेल्युएट किया था ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ दिस गुड्स पे किया था. द रेट एट विच कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल है ऑन द गुड्स, वो डिपेंड्स करती है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स पे एंड डिटरमाइन करेंगे अंडर द कस्टम टैरिफ. तो 1950-51 में गवर्नमेंट ने रिसीव किया ₹155 करोड़ थ्रू कस्टम ड्यूटी से एंड इनहेंस किया अप टू 1,35,812 crore in 2011, and it has been estimated up to rupees 1,86,694 in 2012-13 के बजट में. Second, excise duty. The central government ने रिवाइज किया excise duty under the Central Excise Act 1944 में and the Central Excise Tariff Act of 1985. Central excise duty अकर करती है वंस आपका जब गुड्स आप मैन्युफैक्चर हो जाते हैं. इट इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, इसे पे करेगा हु पोजेसेस ऑन इट्स इंसिडेंस ऑफ द कस्टमर्स. एक्सेसिवली गुड्स आर डिफाइंड एज दोज व्हिच आर सपोज्ड इन द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट. फॉलोइंग आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी होती है. तो
तो कौन कौन सी होती है? 3 टाइप की एक्साइज ड्यूटी। तो पहली है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, सेकंड है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड थर्ड है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द बेसिक एक्साइज ड्यूटी के बारे में। इट इज levied on all the excessively goods rather than salt. It is levied on goods of special importance instead of sale tax के and shared between central and state government होता है। Special excise duty, it is discharged on all the accessible goods पे on which there is levied a basic excise duty लगी। Every year अगर मैं बात करूं तो annual budget specify होगा if special excise duty shall be or shall not be levied and collected during the relevant financial year में आप उसको कलेक्ट करते हैं। इन द करंट बजट में हमारा जो नंबर ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस है have been initiated हो चुका है। स्पेसिफिक गुड्स एंजॉय कंसेशनल ड्यूटी रेट्स एंजॉय करते हैं। एग्जम्पशंस आर परमिटेड टू टैक्स पेयर्स, आपने एग्जम्पशंस दिए हैं, परमिट करा है टैक्स पेयर्स को एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन गुड्स में वो एंगेज हो सकते हैं, such as water treatment, biodiesel, processed food, etc. Certain type of establishment such as small scale industries, cottage industries, जो भी क्रिएट करता है जॉब्स, वो सबको हम एग्जाम करेंगे। इन 1950-51 में गवर्नमेंट ने रिसीव किया था रेवेन्यू 58 करोड़ का थ्रू एक्सेसिव ड्यूटी से, and it has increased up to 1,38,299 crore in 11-12 and 1,94,350 crores has been estimated in 2012-13 के बजट में। Now I talk about the third point, that is goods, services and tax. The common tax introduced by replacing various indirect taxes ने रिवाइव किया था सेंट्रल एंड हमारे स्टेट गवर्नमेंट is goods and service tax. So GST आपने implement किया from the year 2017 से। In present scenario में अगर मैं बात करूं, the only GST highest collection of indirect tax, it is charged on supply of goods and services पे होता है। There are 3 types of tax collected through GST. पहला है CGST, Central Goods Service Tax, दूसरा है State Goods and Service Tax, and the third is Integrated Goods and Services, that is IGST. तो अंडर GST या CGST आपको टैक्स लिवाइव इम्पोज किया गया था ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, मतलब आप अपने जब स्टेट्स के अंदर में ही सप्लाई करोगे और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी गवर्न बाय CGST एक्ट उसे गवर्न करेगा। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज में अंडर GST SGST इज अ टैक्स था जिसे इम्पोज किया गया था ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाईज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड विल गवर्न बाय, इसे कौन गवर्न करेगा? तो SGST एक्ट इसे गवर्न करेंगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, तो अंडर द GST IGST is a tax levied on intra-state supplies of goods or services will be governed by IGST ही govern करेंगे। So taxes replaced under, तो taxes क्या हो गया था? VAT सेल टैक्स जो था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, टैक्स ऑन लॉटरी था, बैटिंग गैम्बलिंग था, ऑक्ट्रॉय था, परचेज टैक्स था, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? CGST में। सेंट्रल के क्या टैक्स थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, स्पेशल एडिशनल था, ड्यूटी ऑन कस्टम्स था, एक्सरसाइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिक्लेम और टैलेंटेज प्रोपोर्शन में। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गया? ये जितने भी टैक्स थे 7 and 5 12 टैक्सेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू CGST में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? GST में कन्वर्ट हो गया। So tax levied by now state government. आपने पहले किसका पढ़ा था? सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ा था। अब आप किसका पढ़ेंगे? स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ेंगे। So due to federal finance system in India में some of the responsibilities of development जो था वो काफी delegate है to state for this. Some rights are given to state regarding imposing tax, collecting tax and issuing tax money के लिए in development. तो state gets income through following taxes से मिलेगा।
So tax on agriculture income. So as per the Constitution of India, the right to levy tax on non-agriculture income is of center में है. But the state has a right है उनके पास to levy tax on agriculture income. So many states ने introduce किया था इन tax को, and state also levies tax on agriculture income पे भी लगाया, but did not get any remarkable income from tax से वहां पे कुछ हमें मिला नहीं. Land revenue. In so many states, land revenue जो है is the oldest tool है हमारे taxation का. During planning, the land revenue rates were very valuable थे, inelastic, so the land revenue income कभी भी increase नहीं हो remarkably in comparison of other taxes के साथ. So there is a difference हमने था rate of land revenue between states. Rate of land revenue जो था वो आप determine करोगे by taking the price of land. Land की क्या price है? Price of goods, आप कितना प्रोड्यूस करते थे goods and total production into consideration. So sometimes due to failure of crop की वजह से land revenue भी is also gone down हो गई. Here tax आपने impose किया on value of produce agriculture product instead of the capacity of farmer पे. So in the year 2007-8 में 3290 करोड़ आपने received किया by state से from land revenue से आपको generate हुआ. Third point है मेरा stamp duty. It is a tax that is levied on the transaction which has been performed by means of a document या instrument as per the regulation of Indian Stamp Act 1899. It is collected by the government of the state ने इसे collect किया था जहां पे आपके transactions carried out होते थे. Stamp duty rates vary करती थी between the states के बीच में भी. Now we talk about the fourth point, that is goods and service tax के बारे में. So different indirect tax including VAT were collected by states था, but from GST Act 2017, so GST was introduced किया गया था at that place since 2017. So following indirect taxes were abolished हो गए due to implementation of GST. VAT, entertainment tax, luxury tax, tax on lottery, octroi, tax on purchase, tax on speculation. So following are excluded from GST. हमने GST में किसको अभी तक include नहीं किया है? पेट्रोल को, डीजल को, LPG को, and cooking gas and alcohol को. Following taxes are not been replaced by GST. इसे replace नहीं कर सकता GST. That is basic custom duty, toll tax, stamp duty, electricity duty, tax on alcohol, professional tax, एक्सपोर्ट टैक्स ड्यूटी को. तो ये है मेरा प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया का. ओके, तो यहां पे ये टॉपिक जो है आपका एंड होता है अबाउट द प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का. नेक्स्ट टॉपिक में हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर और फिर वहां से सीखेंगे, पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर का क्या हुआ. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.